हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको डीपीएसपी के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। और हिंदी में अगर इसको देखें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में इनको जाना जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बारे में पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं कि ये कहाँ है। तो पार्ट 4 में है, पार्ट 4 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल कितना से कितना तक है? तो 36 to 51, 36 से 51 तक है। और उसके अलावा कहां से लिया गया है? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। तो ये सारा कुछ जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था उसको हम लोगों ने देखा। पार्ट 4 से लिया गया। पार्ट 4 में था ये मेंशन, आर्टिकल 36 to 51 है और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम लोगों ने देखा, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम लोग कुछ समझने वाले जो पॉइंट्स है उसको देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को देखा। फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो वो जस्टिसिएबल इन नेचर था। लेकिन क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिसिएबल है? बिल्कुल नहीं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, नॉन जस्टिसिएबल है। और ये काफी क्लियरली मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। इन केस ऑफ इट्स वायलेशन यू कांट गो टू दी कोर्ट। आप कोर्ट में जाकर के इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो उससे एक पॉइंट और क्लियर होता है कि हमारा जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये क्या है? मोडल ऑब्लिगेशन, मोडल ऑब्लिगेशन। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था वो क्या था? लीगल ऑब्लिगेशन। अगर उसका वायलेशन होता था, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आप क्या कर सकते थे कि कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज कर सकते थे। तो वो क्या था? लीगल प्रोविजन था, हमारे पास लीगल अधिकार था, लीगल ऑब्लिगेशन था। लेकिन यहां पर क्या है? मोडल ऑब्लिगेशन है। दो तरीके की चीजें होती है, एक ये होती है कि ये करना ही है और एक होता है कि ये करना चाहिए। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो पहले वाले में आ जाएगा कि उसको लागू करना ही है, वो नागरिकों को प्रदान करना ही है। लेकिन ये मोडल ऑब्लिगेशन है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये ऐसे फीचर्स हैं जिसको कि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी जो स्टेट कहने का मतलब इंडिया, यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य। तो कोई भी जो स्टेट है वो जब कोई लॉ बनाती है, कोई कानून का निर्माण करती है, तो इन प्रोविजंस को, इसमें जो नियम दिए गए हैं, इसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसको ध्यान में रख के क्या करेगी? इसका निर्माण करेगी। तो ये क्या है? मॉडल, ये नैतिक ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो इसीलिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? फंडामेंटल राइट से डिफरेंट हो जाता है, ये अलग होता है। इसके अलावा क्या है कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने देखा था कि उसका एम क्या था? पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोवाइड करना। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसका क्या एम है? ये सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम। इसमें क्या है? सोशल और इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम जो है ये इसका एम है, यही प्रोवाइड करना इसका एम है, सोशल इकोनॉमिक फ्रीडम। और हम लोगों ने देखा कि 36 से 51, 36 to 51 तक डिफरेंट जो प्रोविजंस है, अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो इसको भी 3 भाग में बांटा गया हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या है? जो कुछ तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ क्या है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, कुछ क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, और कुछ क्या है? लिबरल है। क्या है? लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि ये उदारवादी है। कुछ क्या है? समाजवादी, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है। कुछ क्या है? गांधीयन, जो गांधी जी के विचारों से जो मिलता जुलता जो प्रिंसिपल्स है वो
जैसे कि मांसाहार न खाना, गौरक्षा करना, जो ग्राम पंचायत है, जो विलेज पंचायत है, इसकी स्थापना करना, तो ये सारे प्रोविजंस गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। उसके अलावा क्या है, कुछ लिबरल प्रोविजंस है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो कुछ रूल आएंगे वो इसमें लिबरल्स वाले में इंक्लूड किए जाएंगे। तो हम लोग इस तीनों को जो ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के पढ़ने के टाइम। अभी हम लोगों ने इसको एक बेसिक आउटलाइन देखा है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखा, कुछ क्या था इसका, ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, मोरल ऑब्लिगेशन है, सोशल इकोनॉमिक फ्रीडम इसको देना इसका क्या है, एम है, ये एम, इसी को एम को लेकर के ये आगे बढ़ती है। और इसके अलावा क्या है, ये सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल प्रोविजंस के तहत जो अलग अलग टाइप है, इस तीनों टाइप में हम लोग 36 से 51 जो आर्टिकल है उसमें इसको बांट सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोविजन जो है हमारा वो देखते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो जाती है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में फॉर्म हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था शुरुआती में, तो उस वक्त फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था, इसको हमारे संविधान में नहीं डाला गया था। इसको बाद में क्या किया गया, हमारे संविधान में डाला गया। तो पहले तो कुछ इसका बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि ये किसमें है। तो पार्ट में देख लेते हैं, पार्ट 4A में, पार्ट 4A में है हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन सा है, ये 51A, आर्टिकल 51 में है। और कहां से इंस्पायर है ये, तो यूएसएसआर, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत राष्ट्र, जो यूएसएसआर जो था, उस सोवियत संघ के संविधान से ये इंस्पायर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और इसको अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। और कि पहले तो ये लाया कब गया था, किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। तो ये जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कब हुआ ये, तो 1976। इस 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसी के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था। अब इसको लाने का सुझाव किसने दिया था, तो एक समिति बनी थी, एक कमेटी का निर्माण किया गया था, एक कमेटी का निर्माण किया गया था। इसका ये कौन सी कमेटी थी, तो ये थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। हिंदी में अगर देखें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत की सिफारिश के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था हमारे संविधान में। यूएसएसआर के संविधान से इंस्पायर होकर के आर्टिकल 51A में पार्ट 4A में इसको डाला गया था। इसके बारे में भी क्या है कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी क्या है ना, नॉन जस्टिसिएबल, ये भी जस्टिसिएबल हमारे संविधान में नहीं है, जस्टिसिएबल नेचर में नहीं है, क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल नेचर का है। उसके अलावा क्या है, जब स्टार्टिंग में ये जिस वक्त बना था 42वां संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे, तो उस वक्त जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी उसकी संख्या कितनी थी, अर्लियर स्टार्टिंग में, अर्लियर इट वाज 10। पहले क्या था कि 10 थी इसकी संख्या जो फंडामेंटल ड्यूटीज की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। और इस 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत वन मोर हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, 11 हो गई इसकी संख्या, जो पहले 10 थी स्टार्टिंग में इसकी संख्या। जब 1976 में ये लागू हुआ था, हमारे संविधान में इसको शामिल किया गया था, तब इसकी संख्या 10 थी। लेकिन 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बारे में भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो उसमें एक को इंक्लूड करके क्या किया गया, 11 कर दिया गया। यानी कि जो ये 11 है, ये क्या है, 10+1 है, ये 11 है। और उससे पहले स्टार्टिंग कितना था, तो अर्लियर इट वाज
ये भी नॉन जस्टिसिएबल, ये नॉन जस्टिसिएबल वाला जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी में भी इसको यही वर्ड शामिल किया गया था। किस समिति की सिफारिश पे था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत ये आया था। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में आर्टिकल 51A और यूएसएसआर के संविधान से इंस्पायर होकर के। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इसमें इस पार्ट में वीडियो में क्या किया कि दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे के प्रोविजंस को इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।